हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑडिट स्टैंडर्ड्स की। तो दोस्तों, याद होगा तो शायद मैंने 3 ऑडिट स्टैंडर्ड्स पहले करवा दिए थे। तो आज पहला जो होगा वो 246 होगा, और जो दूसरा हम आज करने वाले हैं वो है 250। तो 200, 220 और 230 मैंने करवा दिए थे। अब 240 और 250 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों, आपको पता है कि अगर आपने कोई और भी नोट्स लेने हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने जो स्टैंडर्ड आ रहा है, यानी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड नंबर 240। अब ये 240 है क्या, इसके बारे में बढ़ते हैं। अब द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है फ्रॉड के रिलेटेड, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर ऑडिट करते टाइम कोई फ्रॉड नज़र आया है तो उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं ऑडिटर की, उसके बारे में मतलब ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है इसमें पढ़ेंगे हम। तो पहली चीज़ क्या लिखी है, द स्टैंडर्ड ऑडिटिंग डील विद द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर फॉर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड। एरर्स एंड फ्रॉड को मतलब अच्छे तरीके से मतलब ख़त्म करने के लिए, या उन्हें नहीं लेकर आना, यानी अच्छे से प्रिवेंट करना या डिटेक्ट करना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी। यानी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 240 कहता है कि आपने एरर्स और फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट करना है। अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं इसके अंदर ऑडिटर की। तो अगर आपको कुछ फ्रॉड्स नज़र आए हैं ऑडिट करते टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसमें क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले, द ऑडिटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मटीरियल मिस स्टेटमेंट से पूरी तरह से फ्री है, उसका एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की। इफ़ फ्रॉड इज़ वेरी सीरियस दैन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक अ अप्रोप्रिएट एक्शन। मतलब एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लगता है कि फ़्रॉड सच में बहुत बड़ा हो सकता था, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो। इसलिए ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर सीरियस कुछ लगे फ्रॉड, तो अप्रोप्रिएट एक्शन टाइम से लेकर आपको उस चीज़ को सही करना होगा, ताकि आने वाले टाइम के लिए वो चीज़ कभी भी दोबारा ना हो सके। अब अगर हम फ्रॉड के बारे में इतना पढ़ रहे हैं तो फ्रॉड का मीनिंग भी तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि असल में फ़्रॉड माना किसे गया है। तो फ्रॉड दोस्तों माना गया है कि व्हेन वन और मोर इंडिविजुअल among the management or employees obtain unjust और इलीगल एडवांटेज, यानी कुछ गलत तरीके से किसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर कोई मैनेजमेंट में से या कोई एम्प्लॉयज़ में से कोई पर्सन अगर गलत चीज़ का फ़ायदा उठा के अपना मतलब फ़ायदा उठे देख लेता है, यानी बिज़नेस में से कुछ गलत चीज़ करके कोई फ़ायदा देख ले, उसको हमने फ्रॉड कह देना है। और अगर आप इसे रिस्क फैक्टर को देखना चाहते हो इसमें कि रिस्क फैक्टर ऑफ फ्रॉड क्या होगा, एवरी कंडीशन दैट इंडिकेट्स अ प्रेशर टू कमिट फ्रॉड। कोई भी कंडीशन जिसमें आपको ये कहा गया है कि फ्रॉड करना है, करने के लिए कहा गया है, वो सारी की सारी कंडीशन क्या मानी जाएगी, रिस्क फैक्टर माना जाएगा फ्रॉड को करने के लिए। तो अब कुछ इसके अलावा ऑडिट प्रोसीजर्स आप कह सकते हो, या जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे पॉइंट्स, वो क्या क्या हैं। ऑडिटर में एक्सेप्ट द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैज़ जेन्यू अनलेस सिचुएशंस डाउटफुल। अगर कहीं पे लगता है सिचुएशन डाउटफुल है, वहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स जेन्यू हैं उन सबको एक्सेप्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ ऑडिटर की। ऑडिटर को ये भी देखना होगा, मे इंक्वायर अबाउट इंटरनल ऑडिट टू डिटरमाइन द एक्चुअल फ्रॉड। अगर कोई एक्चुअल फ्रॉड उसे लगता है कि हुआ है या नहीं हुआ, उसे डिटरमाइन करने के लिए इंटरनल ऑडिट में से इंक्वायरी करना भी किसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी किसका मेन एक प्रोसीजर है, ऑडिट प्रोसीजर माना जाता है इसे, और ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब इसके अलावा जो तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, दैट इज़ इंक्वायर द मैनेजमेंट अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्रॉड बिकम हाउ मच मटीरियल मिसस्टेटेड। कि कितना बड़ा फ्रॉड था जिसने इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ें कर दी हैं। यानी एक मैनेजमेंट से तसल्ली लेना कि ये फ्रॉड ज़्यादा हानिकारक तो नहीं है, ज़्यादा मतलब कितना फैला हुआ है ये भी पता करना, ताकि आने वाले समय के लिए उससे ज़्यादा अवेयरनेस हो सके। अब दोस्तों यहाँ तो हो गया। इसके बाद आते हैं कि ऑडिटर अनएबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट इन केस मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड
द ऑडिटर मे कंसिडर वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड इज प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सच सर्कमस्टांसेस। मतलब ऑडिटर को कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सामने, यानी अनएबल टू कंटिन्यू। कहीं पे उसे लगता है कि एंगेजमेंट जो उसने साथ में की हुई है किसी से, उससे भी आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ अनएबल, यानी दूर होना पड़ेगा। तो ये कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं, तो इसमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 240 कहता है। अब उसके बाद कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट इन केस ऑडिटर हैज़ आइडेंटिफाइड अ फ्रॉड ऑफ और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड, देन ही शेल कम्युनिकेट टू अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी अगर उससे वही बात आ गई कि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, कि अगर उसे लगता है कि हाँ ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा मतलब हानिकारक हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉसफुल हो सकता है बिज़नेस के लिए, तो उस चीज़ को देखते हुए उसे अप्रोप्रिएट लेवल तक जाना पड़ेगा मैनेजमेंट के, और इस चीज़ की ओर देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपका 240 जो स्टैंडर्ड है वो तो आपका ख़त्म हुआ। अब हम बढ़ेंगे हमारे जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा 240। अब 250 की ओर ध्यान देते हैं। तो 250 अब जो है उसका नाम है दैट इज़ कंसीडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कंसीडरेशन ऑफ लॉज, यानी एक तरीके का आप कह लो इसमें पर्पस है जो मेन, वो क्या है कि स्टैंडर्ड जो इसमें ऑडिटिंग लिखा गया है वो डील करता है किसके साथ। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसमें कि वो जितने भी लॉज और रेगुलेशंस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते टाइम उसको अच्छे से क्या करे, कंसीडर करे। ये उसका मेन पर्पस माना जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मैनेजमेंट की। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी ऑपरेशंस वो कर रहा है वो ऑटोमेटिकली किसके मतलब बिहाफ पर हों, सारे के सारे प्रोविजंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते किए गए हों। और ऑडिटर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी वो काम कर रहा है क्या वो फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं, इस चीज़ का भी उसने ध्यान रखना है। ये उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आपको जो फोर्थ पॉइंट आ रहा है वो है कंसिडरेशन ऑफ कंपाइलेंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। मतलब ये भी चीज़ अब क्या कहती है कि द ऑडिटर शैल ऑब्टेन appropriate audit evidence regarding compliance of the laws and regulations by inquiring the management inspecting correspondence। मैनेजमेंट से अच्छे से इंक्वायरी या इंस्पेक्ट करके जो भी उसे लगता है कि ऑडिट एविडेंस लॉज एंड रेगुलेशंस को अच्छे से कंपाइल करने के रिगार्डिंग है, मतलब अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, उसको फॉलो करने के लिए उसने क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है मैनेजमेंट से, और वो ऑडिट एविडेंस को अच्छे से इंक्वायर करने के बाद ऑब्टेन अपने पास यानी रख लेना है। अब ये भी पॉइंट आ गया इसके अंदर, यानी ये सारे पॉइंट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे ऑडिट करते टाइम अगर आपको कुछ ऐसा लगता है। अब इसके बाद लास्ट जो हमारा इसके अंदर पॉइंट आता है वो है ऑडिट प्रोसीजर व्हेन नॉन कंपाइलेंस इज आइडेंटिफाइड। कई केसेस में नॉन कंपाइलेंस आइडेंटिफाइड की जाती हैं, तो उस केस में ऑडिट प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि द ऑडिटर शेल इवेलुएट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी अगर उसे लगता है कहीं पे लॉज एंड जो हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा या ऑडिट प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ रही है नॉन कंपाइलेंस के केस में, तो उस केस में उसे फॉलो करना पड़ेगा उस चीज़ को, और अच्छे तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो भी पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं इवेलुएट करने के लिए उसे देखना पड़ेगा और उसे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सीधी सी बात है, ये दोनों आपको नोट्स मैंने बता दिए गए हैं, यानी आपको यहाँ पे जो चीज़ें थी दोनों स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड वो भी आपको बताई गई हैं। इसके अलावा नोट्स थे वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और नोट्स चाहिए वो भी टेलीग्राम चैनल के लिए मिल जाएंगे आपको दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो समझ आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।